ब्रिटिश कैपिटल उन्हीं एक्टिविटीज में लगाई जाती है जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए कॉम्प्लीमेंट्री साबित होती है। एक एस्टिमेट के अनुसार 1914 से पहले तक लगभग 97% ब्रिटिश कैपिटल रेलवेज, मर्चेंट शिपिंग, माइनिंग और फाइनेंशियल हाउसेस के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट की गई थी। फेजेस को ब्रॉडली समझने के बाद आइए अब अलग अलग स्फीयर्स में हुए इकोनॉमिक इम्पैक्ट को डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर से। चलो तुमको बिरयानी और क्या पराठा चिकन भी खा लेना। इंडिया में नए लैंड जो खाना हो खा लेना, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम एटसेट्रा को इंट्रोड्यूस किया था। इन सभी सिस्टम्स में रेवेन्यू रेट को बहुत हाई रखा गया था। साथ ही रेतवाड़ी और महलवाड़ी एरियाज में रेगुलर इंटरवल पर रेवेन्यू रेट बढ़ा दिए जाते थे। इन नए सिस्टम्स की वजह से नई सोशल क्लासेस जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, लैंड स्पेकुलेटर्स इमर्ज होते हैं। रूरल इंडेटेडनेस बढ़ने लगती है और इंडियन कल्टीवेटर्स की कंडीशन खराब होती चली जाती है। ज्यादातर कल्टीवेटर्स गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने के लिए मजबूर होते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के इम्पैक्ट को और डिटेल में हमने अलग से एक वीडियो में कवर किया है। कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन भी देखने को मिलता है, स्पेशली सेकंड यानी कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वाले फेज के दौरान। तुम थोड़ा इधर होके बैठ जाओ, रॉ मटेरियल इस तरफ होके बैठ जाओ, जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिगो एटसेट्रा। हाँ, इसलिए इंडिया में अच्छा, फूड क्रॉप्स की जगह ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स को प्रमोट किया जाता है। कई केसेस में तो पेजेंट से फोर्सफुली इन्हें सही जा रहे हैं ना, जैसे इंडिगो प्लांटेशन के केस में। इसकी वजह से पेजेंट्स पर कर्ज तो बढ़ता ही है, साथ ही रूरल इकोनॉमी की सेल्फ डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। पेजेंट्स के पास खाने को अनाज नहीं रहता है और ऐसी सिचुएशन में फैमिन्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का एडवर्स इंपैक्ट सिर्फ इंडियन एग्रीकल्चर पर ही नहीं होता, बल्कि ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज को भी ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। आइए डिटेल में समझते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। ब्रिटिश रूल का इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक इंडिया एक एक्सपोर्टिंग कंट्री हुआ करती थी। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स भी इंडिया ट्रेड करने के लिए ही आए थे और वो यहाँ अपने देश के प्रोडक्ट्स का ट्रेड नहीं करते थे, बल्कि इंडिया से प्रोडक्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस एटसेट्रा यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे। मर्केंटाइलिज्म यानी कि फर्स्ट फेज के दौरान यही स्थिति बनी रहती है, लेकिन सेकेंड फेज में शुरू होने के बाद इंग्लैंड से बड़ी संख्या में मशीन मेड प्रोडक्ट्स इंडिया आने लगते हैं, जो कि इंडियन गुड्स से काफी सस्ते होते थे, जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड कम होने लगती है। साथ ही वन साइडेड पॉलिसीज के कारण इंडियन गुड्स पर फॉरेन मार्केट में हैवी ड्यूटीज इंपोज की जाती है। इस तरह डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही मार्केट में इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन का एक्सपोर्ट शुरू कर देते हैं। इस वजह से इंडियन आर्टिजन्स को रॉ मटेरियल या तो मिलता नहीं है या फिर बहुत महंगे मिलने लगते हैं। इस कारण मजबूरी में इंडियन वीवर्स ये काम छोड़ने लगते हैं। रेलवेज का डेवलपमेंट भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इससे पहले कम से कम रिमोट कॉर्नर्स में तो इंडियन गुड्स की डिमांड रहती थी, लेकिन रेलवेज के आने के बाद देश के कोने कोने में सस्ते ब्रिटिश गुड्स पहुंच जाते हैं। इस तरह हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन तो तेजी से होता है, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रीज की शुरुआत इतनी जल्दी नहीं होती। इसलिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाते हैं। गैंजेटिक बिहार का स्टैटिस्टिकल डेटा बताता है कि यहाँ टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ना, का प्रोपोर्शन जो 1809-13 के समय 18.6% था, वो 1901 में घटकर सिर्फ 8.5% रह जाता है। कहा जा सकता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस तो दूर, उल्टा इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होता है। आइए अब ब्रिटिश रूल के सबसे बड़े इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझते हैं, जिसे इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स ने ड्रेन ऑफ